जय बच्चों, आज एक नया टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले हमें बात करना होगा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तभी हम उसके बाद में बात करेंगे। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी आपको पता है। पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है? गाल्टन के फॉर्म में स्टोर होती है। और गाल्टन कहां से आता है? सर, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, पोटेंशियल एनर्जी सर स्टोर होती है ऑलवेज गाल्टन के फॉर्म में। जो गाल्टन होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और गाल्टन कहां से निकल के आता है? सर, गाल्टन निकलना आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमें बात करनी है, यहां से शुरुआत करूंगा मैं, फिर कंटिन्यू आप पोटेंशियल एनर्जी पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बात कर रहे हैं सर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, उससे पहले स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, एक स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है और कैसे फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट मैं बात कर लेता हूं आपसे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बेटा, एक बार देखना समझना। यदि मैंने कोई स्प्रिंग ली और उसको खींचेंगे सर, आपने यदि 1 सेंटीमीटर खींचा तो उस पर x फोर्स लगेगा, उससे और अधिक खींचे तो फोर्स बढ़ेगा, उससे और अधिक खींचेंगे तो और बढ़ेगा। जितना आप स्प्रिंग को अधिक खींच रहे हैं या फिर आप स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन से जितना अधिक कंप्रेस कर रहे हैं उसमें लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या कहानी आ गई सर? स्प्रिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि चेंज हो रहा है किसके साथ में? डिस्प्लेसमेंट के साथ में। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना खींचे जा रहा है। और आपको याद आ रहा होगा, जैसा मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, कि ऐसा फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के साथ में चेंज हो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। तो पहली बात समझ में आ गई कि स्प्रिंग फोर्स किस टाइप का फोर्स है। नंबर 1, स्प्रिंग फोर्स हमारा कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। बात समझ में आ गई? आप चाहो तो नोट कर लो, स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। फर्स्ट पॉइंट डाल के पहले हेडिंग डाल देना स्प्रिंग फोर्स, और नंबर 5 फर्स्ट पॉइंट डाल दो बेटा, स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। दूसरी बात सर, वेरिएबल क्यों है? क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट पर जितना अधिक हम बॉडी को स्प्रिंग को अलोंगेट या फिर कंप्रेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू कंटिन्यू उतनी अधिक चेंज हो रही है, ठीक है ना। दूसरी बात स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्या है? स्प्रिंग फोर्स को जनरली हम लोग Fs से डिनोट करते हैं। बेटा किससे डिनोट करते हैं? F सफिक्स में s, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट डालना, स्प्रिंग फोर्स जनरली डिनोटेड बाय F सफिक्स में s। थर्ड बेटा स्प्रिंग फोर्स किसके साथ में वेरी कर रहा है? सर, एलोंगेट कितना डिस्प्लेस किया और अंदर कितना डिस्प्लेस किया। तो नेक्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। पहला है हमारा वेरिएबल, दूसरा है इसको हम डिनोट किससे करते हैं, और तीसरा डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट कहां से? मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई हो। 3 पॉइंट अपने समझ में आ गए कि स्प्रिंग फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है। यदि इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन की बात करें तो मैथमेटिकल फॉर्मेशन की बात देखना बेटा। आपने कहा सर स्प्रिंग फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? Fs से डिनोट करते हैं। Fs किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सर, कितना आपने मीन से अलोंगेट कर दिया या फिर मीन से कितना कंप्रेस कर दिया। यदि डिस्प्लेसमेंट को मैं f से दिखाऊं तो Fs, समझना इस चीज को दोबारा से, Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। x मतलब x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। x क्या बता रहा हूं मैं आपको? x इज डिस्प्लेसमेंट। x आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखना बेटा, अब देखना, यदि मैंने आपको स्प्रिंग बना के समझा के दिखा रहा हूं मैं। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जो हॉरिजॉन्टली इस रिजिड सपोर्ट पर, रिजिड मतलब ऐसा सपोर्ट हो कि चेंज नहीं हो सकता, अपनी जगह फिक्स है इसकी, ठीक है ना। एक रिजिड सपोर्ट पर अटैच है हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यदि देखना मेरे लाल, मैं इस स्प्रिंग को बाहर की तरफ यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यदि आपको एक्सिस की बात करूं, किसी को पता भी होगा, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे एक्स डैश, इसे वाई और इसे वाई डैश, और इधर का जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। यदि मैं स्प्रिंग को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पर ले जाऊं
जितना अधिक ले जा रहा हूं फोर्स, उस पर लगने वाला फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है। दोबारा सुनना इस बात को, यदि मैं बॉडी को बाहर स्प्रिंग को पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एलोंगेट कर रहा हूं तो जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि खींचूंगा मैं, अब स्प्रिंग कहां खींचेगी, अंदर की तरफ खींचेगी, तो फोर्स कहां लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि एफ एस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, बट फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन शो करने के लिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, हम लोग एक नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज समझ में आ गई, एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और देखना इस चीज को, क्या देखते हैं, यदि मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और उसे हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो बेटा यहां देखना एफ एस इक्वल टू माइनस का के एक्स, वास्तव में स्प्रिंग फोर्स यही होती है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, इसे आप नोट कर लीजिए। स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, where minus sign show opposite direction force acting। माइनस साइन शो क्या कर रहा है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात x क्या शो कर रहा है, पहले लिख चुका हूं, डिस्प्लेसमेंट, कितना हमने इसको डिस्प्लेस किया। अब बेटा यदि मैं इसको एक वर्ड में कहूं, यदि मैं एक वर्ड में कहूं, वैसे आपके एनसीईआरटी में भी लिखा होगा ये वर्ड, यदि मैं इसको एक वर्ड में कहूं तो स्प्रिंग फोर्स रिजेंबल विद हुक्स लॉ। दोबारा सुनना, स्प्रिंग फोर्स रिजेंबल करता है हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ क्या है, इसको आप सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा। फिलहाल तो समझ लेना कि स्प्रिंग फोर्स किससे रिजेंबल कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स रिजेंबल विद हुक्स लॉ। हुक्स एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने एक लॉ दिया था किसका, इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी का एक लॉ दिया था जिसमें कहा था स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसके बारे में थोड़ा देर में बाद में बात कर लेंगे, अगर सेकंड बुक पर आएंगे। फिलहाल तो हमें याद होना चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स किस लॉ को फॉलो करता है, हुक्स लॉ को फॉलो करता है। तो हम नोट डाल के लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स फॉलो हुक्स लॉ, स्प्रिंग फोर्स फॉलो हुक्स लॉ। अब हमें स्प्रिंग फोर्स समझ में आ गया। अब हमें दूसरी बात करनी है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि हमें फोर्स तो समझ में आ गया क्योंकि बजट निकालना है। अब हमें बात करनी है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो बात करेंगे वो क्या होगी, यदि मैं आपसे कहूं कि हेडिंग हम डाल लेते हैं ग्राफ बिटवीन स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम क्या बना रहे हैं, हम एक ग्राफ बना रहे हैं बिटवीन स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ, अब वो कैसे बनेगा और देखिए। मैं आपको तीन सिचुएशन ले रहा हूं और तीनों सिचुएशन पर की बात करूंगा और फिर ग्राफ उसके बाद बनाएंगे, ठीक है ना। पहला सिचुएशन, जब मेरी स्प्रिंग बिल्कुल नहीं खींची थी, अपनी इनिशियल पॉइंट पर थी, बिल्कुल स्प्रिंग नहीं खींची, मैंने स्प्रिंग खींची नहीं, बिल्कुल स्प्रिंग सिंपल सी रखी हुई थी, ठीक है ना। उस समय ये रिजिड सपोर्ट है और जिसका मास लगा हुआ है जब स्प्रिंग बिल्कुल खींची ही नहीं तब क्या बात है। बट जब स्प्रिंग नहीं खींची होगी पर ध्यान रखना उस समय डिस्प्लेसमेंट सर इसका जीरो होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई सर, जब स्प्रिंग खींची नहीं तो आपने कह दिया इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है और इस पर लगने वाला फोर्स भी जीरो है। अब इसी स्प्रिंग को मैं एक लिमिट तक, मैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस में खींच रहा हूं, ठीक है ना। इस स्प्रिंग को मैं क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं कहां को, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। समझ में आ गया, पॉजिटिव मतलब उधर को ले जाऊंगा, यानी कि मैं एलोंगेट करूंगा इसी स्प्रिंग को, मैं कंटिन्यू एलोंगेट कर रहा हूं। मैंने इस स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया, इसका मीन पोजीशन ये था और जो एलोंगेशन इसका हुआ x, इसका एलोंगेशन x हुआ, वही स्प्रिंग है, एलोंगेट हो गई। अब यदि मैं बात करूं
कि डिस्प्लेसमेंट में, तो सर आपने डिस्प्लेसमेंट को कर दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो सर इसका फोर्स कितना हो रहा होगा, F इक्वल टू, सर अभी भी बताया हमने कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स, जब आपने F इक्वल टू माइनस के एक्स आपने x को पॉजिटिव की तरफ कर दिया, तो f कितना होगा, नेगेटिव हो जाएगा। f कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सामने दिखाई दे रहा है कि सर f और x का रिलेशन आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव का है। यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो रहा है, और दूसरा पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना, चलिए, यदि यही स्प्रिंग जब कंप्रेस करी जा रही हो, जब यही स्प्रिंग कंप्रेस करी जा रही हो, तब क्या होगा, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, ये स्प्रिंग है और ये मीन पोजीशन से कंप्रेस हो गई, डिस्प्लेसमेंट x है। ठीक है, अब देखना भाई, यदि मैं इस पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये कहां पर होगा, नेगेटिव x एक्सिस पर होगा, नेगेटिव एक्सिस पर। और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव x एक्सिस पर है तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो फोर्स इसका पॉजिटिव होगा। अब आपने सर ग्राफ बनाने की बात कही, तो ग्राफ कैसे बनेगा, यदि मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश, ये y डैश हो गया। डन बेटा, देखना थोड़ा सा यहाँ पर मैं फोर्स पॉजिटिव यहाँ है, नीचे कैसा होगा, फोर्स नेगेटिव होगा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब मैं सबको मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम ये है पॉजिटिव में, फोर्स मैक्सिमम ये है नेगेटिव में, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ये है पॉजिटिव में, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ये है मैक्सिमम किस पर, नेगेटिव। डन, प्लस को मत देखना, ठीक है ना, प्लस को यहाँ पे देखना, ठीक है ना। इसका देखना की बात देखना, सबसे पहले x इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0, यानी कि हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा और ये मिलेगा। दोबारा देखना बेटा, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है मैक्सिमम सर ये है, और इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, सर मैं कह रहा हूँ नेगेटिव होगा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो यानी कि फोर्स कहां पर आएगा, फोर्स आएगा इस पॉइंट पर। दिख गया होगा आपको, क्यों आया, क्योंकि भाई आपने बॉडी को जब x एक्सिस की तरफ पॉजिटिव खींच रहे हैं तो लगने वाला फोर्स ऊपर पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव में सामने दिख रहा है, इसलिए नेगेटिव आ गया। इसी का दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, जब हमने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रखा तो फोर्स कैसा बन रहा है, पॉजिटिव की तरफ बन रहा है। फोर्स यदि पॉजिटिव की बात करें तो हमारे पास ये पॉइंट था, और यदि ग्राफ की बात करें तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाता है, जो कि शो कर रहा है स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इस तरह ना होकर इस तरह हो रहा है कि यदि आपका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू बढ़ रहा है तो बढ़ने वाला फोर्स भी कंटिन्यू वेरिएबल है, और कंटिन्यू बढ़ तो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं कि नेगेटिव डायरेक्शन में। और यदि आपने डिस्प्लेसमेंट को कंप्रेस करना चाहा, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में किया, तो आपका फोर्स कहां जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, और इस तरह का ग्राफ बनेगा, जिसका ग्राफ बिटवीन द स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक आप जल्दी ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ कर लीजिए, या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए जब आप पढ़ें इसको वीडियो में, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आऊं, ठीक है बेटा। ग्राफ की सिचुएशन में यही रखूंगा, मैं कुछ चेंज करूंगा। स्प्रिंग वर्क डन हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले पता लग गया कि सर फोर्स कितना है, स्प्रिंग फोर्स है माइनस के एक्स। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग पे आ रहा है। नंबर 3, अब हमें क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था, और वर्क डन किसके फॉर्म में शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट पता हो चाहिए कि डायरेक्शन में हो रहा है, दूसरा फोर्स कितना लग रहा है, अब उसकी हेल्प से मैं वर्क डन निकाल लूंगा, वर्क डन। देन आफ्टर मैं क्या करूंगा, आपका स्प्रिंग का जो भी वर्क डन निकलेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कितना एनर्जी स्टोर हो रही है किसी भी स्प्रिंग में, ठीक है।
मैं केवल हेडिंग्स रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, आप बाकी नोट कर लेते रहिए। मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, वर्क डन इन स्प्रिंग। वर्क डन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में वर्क डन कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है। आई थिंक पहले ग्राफ बना लीजिए, मुझे थोड़ा वहां पर रफ डेरिवेट करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पेपर ग्राफ बना लीजिए, बन नहीं गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अच्छा चलो, वर्क डन इन स्प्रिंग। डायग्राम को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, केवल मैंने एक जीरो वाला डायग्राम हटाया है, बाकी एलोंगेशन का और कंप्रेशन का जो कंप्रेस हो रही है डायग्राम मैंने वही रखा है, और मैं सिचुएशन भी चेंज नहीं करूंगा, वही रखूंगा, ठीक है ना। अब मेरा पहले सिचुएशन में ऐसे मान लेता हूं कि जब स्प्रिंग स्ट्रेच करी गई हो, खींची गई हो, जब स्प्रिंग स्ट्रेच करी गई हो तो आपको दिख रहा है सर x पॉजिटिव होगा, नंबर 2 सर f नेगेटिव होगा, ठीक है ना। जब x पॉजिटिव होगा और x नेगेटिव होगा, और मैं पहले ही बोल चुका हूं पहले वर्ड में कि इसमें लगने वाला जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, और यदि कोई वेरिएबल फोर्स होता है तो आपको याद होगा, मैं कई बार यूज कर चुका हूं, मैंने आपको वेरिएबल फोर्स का वीडियो बनाया था। जब कभी वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन निकलता है इंटीग्रेशन से। वर्क डन कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन। चलो मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में आपको याद आ रहा हो, जब बिल्कुल भी एलोंगेट नहीं थी, स्प्रिंग बिल्कुल जीरो पर थी, एलोंगेट नहीं थी, ठीक है ना, स्प्रिंग बिल्कुल जीरो पर थी, एलोंगेट बिल्कुल नहीं थी, यानी कि इसकी सिचुएशन जे वाली थी। मैंने इसको खींचा था, एक्सटेंड किया था, एक्सपेंड किया था, और यदि मैं कहूं कि इसकी जहां से एक्सपेंशन शुरू हुआ वो xi था, और जहां पर एक्सपेंडेशन खत्म हुआ वो xf जगह है, x इनिशियल पोजीशन और f फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। अब देखना भाई, यदि मैंने स्प्रिंग को एक लिमिट के बाहर और अधिक खींच दिया तो स्प्रिंग हो जाएगी परमानेंट डिफॉर्म। क्या हो जाएगी? परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तीन कंडीशन फॉलो करती है, नंबर 1 इलास्टिसिटी, नंबर 2 प्लास्टिसिटी, और नंबर 3 डक्टिलिटी। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैं यदि बात कहूं किसी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो तीन होती हैं, नंबर 1 इलास्टिसिटी, नंबर 2 प्लास्टिसिटी, और नंबर 3 डक्टिलिटी। बेटा इलास्टिसिटी की बात करें तो बेटा इलास्टिसिटी आपके हुक्स लॉ को फॉलो करती है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब स्ट्रेस एक लिमिट के बाहर लग जाए तो जहां पर स्टोक्स लॉ फॉलो नहीं होगी, बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी, उसे हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्लास्टिसिटी के बाद भी अपने आप एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाती है, और उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं जो मैंने स्प्रिंग खींची है वो उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर खींची है, बॉडी प्लास्टिक नहीं हुई है, यानी कि परमानेंट डिफॉर्म नहीं हुई है, ठीक है ना। यानी कि स्प्रिंग आपकी छोड़ने के बाद अपने इनिशियल पॉइंट पर लौट के आ जाए, यदि कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए और वो फोर्स हटाने के बाद अपने इनिशियल पॉइंट पर लौट के आ जाए, तो इस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट कहां तक होती है? यील्ड पॉइंट तक होती है। जब आप सेकंड बुक पढ़ेंगे तो उसमें काफी डिटेल में मिलेगा कि इलास्टिक लिमिट कहां तक हो रही है, यील्ड पॉइंट क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो उसको देखो कि मैंने स्प्रिंग को अधिक लिमिट तक नहीं खींचा, कहां तक खींचा? स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट तक खींचा। यील्ड पॉइंट से हम पहले ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यील्ड पॉइंट के पहले की वाली बात कर रहे हैं। तो देखना, मैंने कहा कि जो लिमिट है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मेरा xm है, कितना है? जो डिस्प्लेसमेंट मैंने किया, यहां पर x0 था, x इक्वल टू 0, और यहां पर जो मेरा x है वो कितना लिखा हुआ आ रहा है? x इक्वल टू x सफिक्स में m है। यहां पर x कितना है? 0, बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं की गई थी। और यहां पर कितना हो गया सर? x इक्वल टू xm सफिक्स में m है। यानी कि लिमिट कहां से कहां तक लगा सकते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट की 0 से लेके xm तक हम लिमिट लगा सकते हैं। अब मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि वर्क डन कैसा है इसका, स्प्रिंग फोर्स से वर्क डन कैसा आ रहा है सर? वर्क डन इज अ वेरिएबल फोर्स है, डबल वर्क डन इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ f और dx होता है। बेटा तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसके वर्क डन को छोटे छोटे, जब भी कभी हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि सर आप पहले छोटे से टुकड़े का वर्क डन निकालेंगे, फिर आप लिमिट लगा के उसको इंटीग्रेट कर देंगे।
तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पर वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। F इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वो भी छोटे से लिमिट का। तो मैं पहले समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, बस आपको उसको समझने के लिए समझना है बस। F x dx, अभी केवल समझाने की बात कर रहा हूं। क्या हुआ सर? फोर्स लगाया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x हुआ, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें dx लगाना कंपलसरी है कि x के किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर? x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल कौन हो रहा था हमारा? डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू जी, यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चेंज हो रहा है। क्यों? समझाने के लिए समझाया मैंने आपको कि w कितना होगा? f x dx, ठीक है ना। अब थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्प्रिंग में F इक्वल टू होता है माइनस का kx, सबको पता है ना। स्प्रिंग में F कितना होता है? माइनस का kx। यदि मैं यहाँ पर स्प्रिंग की वैल्यू रखूं, तब मैं इसको सही से नोट कर सकते हैं इसको ऑलरेडी कि कितना है? माइनस kx dx और इनिशियल टू x फाइनल। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि kx क्या है? फोर्स की वैल्यू है, dx आपका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था जिसके हमने पतली पतली स्ट्रिप बनाई थी। आपको याद होगा कभी भी यदि फोर्स वेरिएबल है तो हम पहले एक स्ट्रिप का निकालते हैं, फिर पूरे को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। चलो अब क्या हुआ, यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो k कांस्टेंट है, माइनस साइन कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। w इक्वल टू, पहले बताया ना आपको कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है उसको छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट होता है, जो मैं कई बार आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना। माइनस के लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई एक्स एफ dx, एक्स आई एक्स एफ dx। और अब देखो x भी तो हमने क्या किया, x बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा? x आ जाएगा। डन, इतना समझ में आ गया कहानी। तो लाइन माइनस के लाइन इंटीग्रेशन x dx। बेटा इस x की बात करें, ये मेरे पास x है, लाइन इंटीग्रेशन लगा रहा हूं, dx लिख रहा हूं, तो आपको पता है कि कभी इसको में इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इनडेफिनिट है तो c कांस्टेंट ऐड किया जाएगा, कांस्टेंट ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस k x स्क्वायर अपॉन 2 x i x f। w इक्वल टू माइनस k अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इनिशियल फाइनल एक्स एफ। और इसको यदि मैं कर दूं तो माइनस के अपॉन 2 एक्स इनिशियल की वैल्यू 0 थी, शुरुआत में एक्स इनिशियल कितना था? 0 था, ठीक है ना। तो एक्स इनिशियल 0 था तो कितना होगा? एक्स एम, फाइनल वैल्यू कितनी है? एक्स एम है, एक्स एम स्क्वायर माइनस 0, और यहां पर आ जाएगा माइनस के अपॉन 2 एक्स एम, सफिक्स में है m स्क्वायर। तो वर्क डन कितना आया? वर्क डन आया आपका माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये वर्क डन किसके फॉर्म में इंक्लूड हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। वर्क डन दिया, एक्सपेंड कर रहे तो कितना आएगा? यदि मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो न्यूमेरिकली वैल्यू यही सेम आएगी, बट माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस समय क्या होगा? लिमिट जो आपने लगाई है वो यहाँ तो सेम रहेगी, बट यहाँ पर जब हम कंप्रेस करेंगे तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा? उसमें 0 हो जाएगा, और फाइनल पॉइंट xm नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ बॉडी कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।